जी क्लास अभी जिसने ज्वाइन कर ली है तो स्टैट्स का जो नया टॉपिक आज हम शुरू करने लगे थे कर्व फिटिंग। इसके हवाले से इंट्रोडक्शन ये है कि हमारे पास के इन अप्लाइड मैथमेटिक्स In applied mathematics, we often come across experiments and problems which involve two variables. पहली बात याद रखने वाली ये है कि टू वेरिएबल्स की बात होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम स्पीड की बात करें, द स्पीड v ऑफ अ शिप वेरीज विद रिस्पेक्ट टू हॉर्स पावर p के सर ये मेन टॉपिक क्या है हमारा? हाँ, मेन टॉपिक इसका है कर्व फिटिंग। मेन टॉपिक है कर्व फिटिंग है। ठीक है जी। कर्व फिटिंग में हम टू वेरिएबल्स की बात करेंगे। अक्सर ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं सामने, जैसे हम स्पीड की बात करें और हॉर्स पावर की, स्पीड बढ़ जाएगी और हॉर्स पावर बढ़ती है, यानी जैसे हम बात करते हैं इसकी हमारे पास जो गाड़ियाँ जैसे होती हैं, गाड़ियों के अगर हम सीसीज की बात करें वो बढ़ जाए तो फिर उनकी स्पीड भी जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो जितनी भी मैक्सिमम स्पीड तक जा सकती है वो भी वेरी करती है। तो जिसकी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड तक जा सकती है, 240 to 300 समथिंग तक। अगर हम इसके इक्वेशन बनाएं, जैसे हम ये कहें कि हम जनरल इक्वेशन इसकी बनाएं, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P जो है हॉर्स पावर जो है वो इक्वल्स टू A प्लस बी वी क्यू। ये एक रिलेशन प्रूव्ड है। ठीक है, हम सिर्फ उसको भी देख रहे हैं कि रिलेशन किस तरह से, इसका मतलब क्या होता है कि we through the experiment we get several values of V for correspondence to the horsepower P। अगर हम V की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो हम हॉर्स पावर चेंज करते जाएं तो डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ V आ जाएंगी। अगर हम V वेलोसिटीज़ अगर हमारे पास मौजूद हैं, वेलोसिटीज़ पुट करते हैं तो डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ हॉर्स पावर आ जाएगी कि भाई कितने हॉर्स पावर पे कितनी वेलोसिटीज़ थी पहले। अब इसमें हमारे पास P की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद होगी, V की वैल्यू भी हम किसी तरह से हम फाइंड कर सकते हैं इन रिलेशन विद P एंड V। हम डिफरेंट चेंज करके उनकी वैल्यूज़ को नोट कर सकते हैं। हॉर्स पावर को चेंज करके वेलोसिटीज़ नोट कर सकते हैं। वेलोसिटीज़ अगर हमारे पास पहले से मौजूद हों तो हम उनको यूज़ करके हम देख सकते हैं कि हॉर्स पावर क्या रिलेशन आपस में बनता है। तो वो रिलेशन जो है उसमें दो हमारे पास अननोन आ रहे हैं, एक A है और एक B है। ऐसे फार्मूलाज जनरेट होते हैं, फार्मूलाज बनाए जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम कर्व, या फिर हम कह सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू सम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट से हम देखते हैं कि जैसे मैं ये कह दूं कि मैं अगर लिखूं कि x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, कि x जो है वो y के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि x जब बढ़ेगा तो y भी इंक्रीज़ करेगा, और x अगर कम होगा तो y भी कम होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब ये है। और अगर इसको मैं इक्वेशन की फॉर्म में लेके आऊँ तो मुझे इसमें कोई ना कोई कांस्टेंट, कोई ऐसा नंबर जो कि इसको बैलेंस करे, वो मुझे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। फर्स्ट करें, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ए वाई है। अब मेरे पास x की वैल्यूज़ मौजूद होंगी, y की वैल्यूज़ भी मेरे पास मौजूद होंगी। मुझे अब a जो है, जो कांस्टेंट इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, जो इसको बैलेंस कर रहा है, वो मुझे मालूम करना पड़ेगा। हमारे पास कर्व फिटिंग में सबसे जो हम इसे सॉल्व करते हैं, हम वही कांस्टेंट्स जो हैं, जो a और b, इसमें दो इन्वॉल्व होंगे, a और b दो वेरिएबल्स हैं, दो कांस्टेंट्स इन्वॉल्व होंगे। वो हम कांस्टेंट्स जो हैं वो उनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे इसमें। वो वैल्यूज़ फाइंड करके हम इक्वेशन में पुट कर देंगे और यहाँ तक हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। उसके हम स्टेप्स बारी बारी देखेंगे, स्टेप्स होते क्या हैं। तो प्रॉब्लम इसमें यही है, हमने जो ए है हमारे पास, ए और बी जो अननोन्स हैं वो हमने फाइंड करने हैं, और वो फिर हमने यहाँ पे पुट करने हैं। हमारा सारा सोल्यूशन इसी पे बेस करेगा, और यही हमने ए और बी फाइंड करने होते हैं। ए और बी फाइंड करने के लिए हमारे पास अब डिफरेंट हमारे पास कर्व्स हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि इनका फार्मूला, जो रिलेशन, जो हमारे पास इसकी डेफिनेशन बनती है जो कर्व फिटिंग की, वो क्या है। जो जनरली हम बात करते हैं कि हमारे पास अगर दो वेरिएबल्स हों तो उसके लिए हम सूटेबल कोई भी रिलेशन जो है वो अगर बना लें,
ये रिलेशन हम फाइंड कर लें कि दोनों के आपस में क्या रिलेशन है। जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है या इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, एक के बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है, या फिर उनका आपस में कोई भी रिलेशन बनता है। तो हम सूटेबल रिलेशनशिप ऑफ अ लॉ, कोई भी लॉ जो है उसके हवाले से हम फाइंड करें, दैट एग्जिस्ट बिटवीन द वेरिएबल्स फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ वैल्यूज़। कोई भी वैल्यूज़ हमें गिवन है, उन वैल्यूज़ के हवाले से हम कोई भी एक लॉ जनरेट कर सकते हैं, अगर हम बना सकें, उसे हम कहते हैं वो हमारा एम्पेरिकल लॉ कहलाता है। इसके अलावा अगर हम लॉ के अलावा अगर हम ये देखें कि हमने कोई इक्वेशन, अगर फाइंडिंग एन इक्वेशन, ये भी हम क्या कर रहे हैं, कोई इक्वेशन या रिलेशन, कोई भी रिलेशन हम उसका फाइंड कर रहे हैं। पहले में हम लॉ की बात कर रहे थे, अगर लॉ की बात करेंगे तो हमारा वो एम्पेरिकल लॉ बनेगा। कोई रिलेशन या इक्वेशन फाइंड करेंगे ऑफ कर्व, किसी भी कर्व की। कर्व एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, पैराबोला भी हो सकता है। स्ट्रेट लाइन ऐसे होगी, पैराबोला ऐसे होगा, ठीक है। बेस्ट फिट जो भी उसको बेस्ट डिफाइन करते हैं वेरिएबल्स, वो विच मे बी मोस्ट सूटेबल फॉर द प्रेडिक्टिंग द अननोन वैल्यूज़। अननोन वैल्यूज़ वो जो कि ए और बी जैसे वैल्यूज़ हैं, वो अननोन वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट करना है, वो निकालना। इस कार्ड कर्व फिटिंग, तो ये मेथड हमारा कर्व फिटिंग कहलाता है। यानी हमने इसमें क्या करना है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इक्वेशन, ये इक्वेशन बना लेंगे हम। हमारा काम इक्वेशन का काम होगा, इक्वेशन हम बनाएंगे। जैसे हम अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें तो हमारे पास इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। अब इसमें हम a और b की वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। उसमें अब अगर हम x की वैल्यूज़ पुट करते जाएं तो y की वैल्यूज़ आती जाएंगी। फॉर एग्जांपल हम अगर ये 4-5 वैल्यूज़ से ये रिलेशन फाइंड करते हैं और हम ये जानना चाहते हैं, किसी ने फाइंड किया 5 वैल्यूज़ के लिए फाइंड किया, 5 वैल्यूज़ को यूज़ करके हम एक रिलेशन बना लेंगे ऐसे y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ए की वैल्यू भी फिक्स होगी, बी की वैल्यू फिक्स होगी, एक्स इसमें चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 5 वैल्यूज़ के एक्स उसमें मौजूद, उसके पास 5 वैल्यूज़ मौजूद थी एक्स की, उसकी मदद से ये रिलेशन बना लिया गया। अब अगर 5 से ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए मालूम करना हो, यानी 10 के लिए, 20 के लिए, जो आगे मज़ीद एक्स की वैल्यूज़ कोई भी एक्सपेक्टेड जो आ सकती हैं, उनके लिए मालूम करना हो, तो आपके पास इक्वेशन बन जाती है, एक रिलेशन आ जाता है, जिसकी मदद से आप बहुत सी अननोन जो वैल्यूज़ हैं वो भी मज़ीद फाइंड कर सकते हैं। यानी कुछ कर्व फिटिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, कुछ वैल्यूज़ लेकर हम एक ख़ास इक्वेशन बना लेते हैं। उस इक्वेशन की मदद से हम बहुत सी अननोन वैल्यूज़, जो कि मज़ीद आगे जो हमारे पास डाटा मौजूद नहीं है, हम वो भी मालूम करना चाहें तो वो भी हम उसकी मदद से फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है। इसके अब स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे और इसमें हमारे पास फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन। तो प्रॉब्लम सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम में क्वेश्चन जो है उसमें क्या होगा कि वी विल बी प्रोवाइडेड विद डाटा टेबल ऑफ 2 वेरिएबल्स। अब अमूमन एक्स और वाई लिखे हुए होंगे, बाज़ दफ़ा कोई और नाम भी हो सकते हैं क्वेश्चन में। एंड वी हैव टू फाइंड रिलेशन दैट बेस्ट फिट्स द गिवन डाटा। कोई भी एक इक्वेशन फाइंड करेंगे जो कि उस डाटा को, जो डाटा हमें गिवन होगा 2 वेरिएबल्स का एक्स और वाई, उस पर उसको बेस्ट फिट करे, यानी उसको बेस्ट फॉर्मुलेट करते। अच्छा, वी विल परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड रिलेशन। इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले तो लेट कर लेंगे y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। जनरल इक्वेशन हमने लेट कर लिया। अगर स्ट्रेट लाइन है तो हर दफ़ा स्ट्रेट लाइन में हम इस स्ट्रेट लाइन के लिए हर दफ़ा हम यही इक्वेशन जो है वो लेट करेंगे। मेथड यही रहेगा। आप लोगों ने मेथड पे फोकस करना है, मेथड को याद करना है कि मेथड के हर दफ़ा आपने जब भी स्ट्रेट लाइन की बात होगी तो आप सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू बी प्लस बी एक्स, जो भी क्वेश्चन है, जो भी वैल्यूज़ गिवन है, आपको सबसे पहला काम अपने ये करना होगा। सेकंड, राइट द नॉर्मल इक्वेशंस। फिर हम नॉर्मल इक्वेशंस लिखेंगे। पहली इक्वेशन सम ऑफ वाई की वैल्यू, कुछ आपके एक वाई की वैल्यू गिवन होगी, एक्स की वैल्यू गिवन होगी, एन ए प्लस बी एक्स, वही जो आपने ऊपर इक्वेशन लिखी है हमने, वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, उसमें अब सिर्फ एन जो साथ हमने समेशन और एन ऐड हो गया। यहाँ पे एन का मतलब ये है कि तादाद, जितना भी डाटा आपको दिया हुआ है, 5 एक्स की वैल्यूज, तो इसमें ये याद रखिए एक्स और वाई की वैल्यू सेम होंगी, 5 में दोनों की 5-5 होंगी, और अगर 6 हैं दोनों की 6-6 होंगी, जितनी वैल्यूज़ होंगी सेम होंगी। एक्स पहली इक्वेशन, अगर आपको स्ट्रेट लाइन के लिए हमेशा ये 2 इक्वेशन यही होंगी। स्ट्रेट लाइन के लिए आपने हमेशा यही 2 इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन लेनी होगी। पहला स्टेप ये होगा हमेशा।
सेकंड स्टेप हमेशा नॉर्मल इक्वेशंस का यही होगा कि समेशन वाई इक्वल्स टू एन ए प्लस वही इक्वेशन जो हमने ऊपर लिखी, समेशन आ गया और साथ इसमें एन का इजाफा हो जाएगा। एन का मतलब है कि तादाद, जितनी भी डाटा सेट दिया है उसकी तादाद। 5 वैल्यूज़ दी हुई है तो 5n हो जाएगा, 6 या 10 या 12 दी हुई है तो वो n की वैल्यू हो जाएगी। फिर हम समेशन एक्स वाई फाइंड करेंगे, समेशन एक्स फाइंड करेंगे, समेशन एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे, फिर उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास फिर जो स्टेप होगा, स्टेप 1 में हमने क्या करना है, हमेशा जब भी स्ट्रेट लाइन की बात होगी तो लेट कर लेंगे y इक्वल टू a प्लस बी एक्स बी द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। देन फिर हम लिखेंगे द नॉर्मल इक्वेशंस आर, ये दो नॉर्मल इक्वेशन लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने फिर ये हम डिफाइन कर रहे हैं कि अब स्टेप इसमें हमारे पास n क्या है, नंबर ऑफ डाटा वैल्यूज़ हैं। समेशन x जो है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ x है। समेशन y सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ y होगा। समेशन एक्स वाई जो है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ x इंटू वाई को जो मल्टीप्लाई करेंगे उन तमाम का सम होगा। और समेशन एक्स स्क्वायर फिर तमाम वैल्यूज़ का जो एक्स स्क्वायर जिनका हमने किया था उन तमाम का सम होगा। अब स्टेप 3 में हमने क्या करना है कि ये जो वैल्यूज़ तमाम जो ऊपर लिखी हुई हैं, ये वैल्यूज़ हम फाइंड करके फिर हमने बैक जो हमने नॉर्मल इक्वेशन थी उनमें पुट करनी है। फाइंड करेंगे ऑल वैल्यूज़ और फिर सब्स्टिट्यूट ऑल द अबव कैलकुलेटेड वैल्यूज़ इन द नॉर्मल इक्वेशन। नॉर्मल इक्वेशन में ये वैल्यूज़ हमने फिर पुट करनी होंगी। स्टेप 1 में देखें, उसके बाद हमने इसे सॉल्व करना और ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। रिपीट करते हैं इसे एक दफ़ा। देखिए स्टेप 1 में हमने क्या करना है, हमेशा स्ट्रेट लाइन के लिए फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन के लिए पहले लेट कर लेंगे y इक्वल्स टू ए प्लस पी एक्स। सेकेंड स्टेप के लिए फिर क्या होगा, नॉर्मल इक्वेशन हमेशा यही लिखेंगे स्ट्रेट लाइन के लिए, y समेशन y इक्वल्स टू एन ए, एन जो होगा तादाद जितनी भी डाटा सेट है, और b और सम ऑफ x और फिर एक्स वाई। हमने एक्स वाई समेशन एक्स वाई यानी एक्स वाई को मल्टीप्लाई करके उसका सम है फिर a और फिर सम ऑफ x b और फिर सम ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने इन तमाम वैल्यूज़ को फाइंड करना है। फाइंड करके फिर दोबारा से नॉर्मल इक्वेशंस में पुट करना है जो हमने पीछे नॉर्मल इक्वेशंस लिखी थी सेकंड स्टेप में। और फिर फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड नाउ टू इक्वेशंस इन वी हैव, हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी विद टू अननोन्स ए एंड बी। अब एक्स और वाई की वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं, ए और बी मौजूद नहीं हैं। वी विल सॉल्व दीज इक्वेशंस टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो दो दो इक्वेशंस आपके पास आ जाएंगी नॉर्मल इक्वेशंस में, कांस्टेंट वैल्यूज यानी एक्स वाई और एक्स स्क्वायर और सम जो सम ऑफ एक्स और एक्स वाई और सम ऑफ वाई और सम ऑफ एक्स स्क्वायर पुट करने के बाद ए और बी जो है वो फाइंड करनी हो। अब ये जो ए और बी की वैल्यूज हम फाइंड करेंगे लास्ट स्टेप 6 में, हम दोबारा से हमने पुट करेंगे और हमारे पास इसका सोल्यूशन फाइनल आ जाएगा। इसकी एक वर्क एग्जांपल है वो हम अभी करते हैं। हमने स्टेप्स देखे, सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले स्टेप्स में तो लिखेंगे कि लेट सॉरी let y equals to a plus bx b equation of straight line। ठीक है जी। उसके बाद स्टेप 2 में नॉर्मल इक्वेशंस आर पहली इक्वेशन हमारे पास होगी समेशन y इक्वल्स टू एन ए प्लस बी समेशन x। पहली नॉर्मल इक्वेशन। सेकंड नॉर्मल इक्वेशन एक्स वाई एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू ए समेशन x
प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास दो नॉर्मल इक्वेशंस आ गई। पहले स्टेप में हमने लेट कर लिया a प्लस पी एक्स इक्वल्स बी द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सेकंड स्टेप में द नॉर्मल इक्वेशंस आर दिस। अब हमारे पास देखिए वैल्यूज कौन से गिवन हैं, फाइंड द वैल्यू बेस्ट फिट वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है सो दैट द इक्वेशन y इज इक्वल टू ax प्लस b फिट्स द डाटा गिवन इन द फॉलोइंग। ये इक्वेशन दी भी हो सकती है, बाज़ क्वेश्चन में नहीं भी दी हो सकती। तो हमें x और y की वैल्यूज गिवन है 0 से लेके 4 तक, और इसी तरह से y की वैल्यूज़ गिवन है उनके करस्पॉन्डेंस में 1.8, 3.3 और 6.3 तक। पहले स्टेप में हमने इक्वेशन लिख ली y इक्वल a प्लस पी एक्स बी द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सेकंड स्टेप में हमने नॉर्मल इक्वेशंस लिख ली दो। उसके बाद हम फिर वैल्यूज़ लिखते हैं आगे। नेक्स्ट स्टेप में हम अभी नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज़ लिखेंगे। हमारे पास है, ये है 0, 1, 2, 3, 4 और y की वैल्यू है 1, 1.8, 3.3, 4.5, 6.3। एक्स वाई मल्टीप्लाई करें 0, 1.8, इसे मल्टीप्लाई करें 6.6 और इसे मल्टीप्लाई करें तो 13.5 और इसे मल्टीप्लाई करें तो 25.2 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर तो 1, सॉरी एक्स 0 है, एक्स 0 है, ज़ीरो फिर 1 फिर 4 फिर 9 फिर 16। हम इन तमाम का सम या टोटल जो है वो करना है। तो पहले इनका सम करें तो हमारे पास ये आएगा 10। अच्छा, इसका सम करें तो हमने किया हुआ, इसका सम है 16.9 और एक्स वाई इनका सम करें तो ये आएगा 47.1 और इनका सम करें तो ये आएगा 30। अब हम नॉर्मल इक्वेशंस को यहाँ पे साइड पे एक दफ़ा लिखते हैं या लिख के देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए थी जो कि हमने फाइंड कर ली। नॉर्मल इक्वेशंस जो थी यहाँ पे मैं लिखता हूँ। पहले नॉर्मल इक्वेशन थी समेशन y इक्वल्स टू एन ए प्लस बी समेशन x, और दूसरी नॉर्मल इक्वेशन थी एक्स वाई इक्वल्स टू ए समेशन x प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे समेशन एक्स की वैल्यूज़ मेरे पास क्या आई हैं, सिंस हमारे पास है डाटा मौजूद है। वो डाटा क्या है कि n मेरे पास यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 5 है। ओके, और उसके बाद मुझे समेशन एक्स चाहिए। समेशन एक्स जो है, समेशन एक्स वो समेशन एक्स 10 है ये, और फिर समेशन वाई वो 16.9 है, और फिर समेशन एक्स वाई 47.1 है, 47.1 है, और लास्ट में समेशन एक्स स्क्वायर वो 30 है। ये वैल्यूज़ अब इसमें रिप्लेस करते हैं बारी बारी इनमें। सबसे पहले समेशन वाई, तो समेशन वाई की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, वो है 16.9। लिखते हैं 16.9 इक्वल्स टू n। n की जगह पे उसकी वैल्यू n5 है,
ए अभी हमें मालूम नहीं है, ए मालूम करना है, प्लस बी, बी भी मालूम नहीं है, समेशन एक्स पता है, समेशन एक्स की वैल्यू ये है 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 है। ये हमारी, लेट्स से हम कहते हैं कि हमारी ये अभी इसे सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 5a प्लस 10b, यानी इसे लिखते हैं कि 5a में राइट लेफ्ट साइड, ये राइट साइड जो है उसको मैं लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूँ, 5a प्लस 10b इक्वल्स टू 16.9। ये मेरी, मैं इसे नाम दे देता हूँ, लेट्स से कि क्वेश्चन नंबर 1 है। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन के लिए समेशन एक्स वाई, और समेशन एक्स वाई की वैल्यू है 47.1, ये हो जाएगा 47.1 इक्वल्स टू 47.1 equals to a summation x is 10 प्लस b मालूम नहीं है, समेशन एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू है 30 इंटू 30। तो ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, यहाँ पे अगर लिख लेते हैं, जगह कम है तो ये आ जाएगी हमारे पास, इसको मैं अगर लिखूँ 10a, राइट साइड को लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूँ, 10a प्लस 30b इक्वल्स टू 47.1। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन जो होगी। अभी टोटल हम काम इन इक्वेशन पे करेंगे, दो इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं। इससे पहले ज़रा पेज ऐड कर लेते हैं। अच्छा, दो इक्वेशन हमारे पास अभी आ गई हैं, वो दो इक्वेशन हम लिखते हैं। दो इक्वेशन हमारे पास आई हैं अभी, फाइव ए, सॉरी ये 5a प्लस 10b इक्वल्स टू 16.9, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। और इसी तरह से फिर हम लिखते हैं कि 10a प्लस 30b इक्वल्स टू 47.1। ठीक है, आप इक्वेशन के नाम अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं। आप शुरू से अगर उनको 1 2 कहें तो फिर ये 3 4 हो जाएंगी, या बेहतर है कितने हमने 1 2 इनको कह दिया, जो हमारे पास प्रॉपर इक्वेशन अभी बन गई है। ठीक है, रिप्लेस करने के बाद अब इनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे वो बैलेंसिंग द कोएफिशिएंट भी कर सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट को करूँ मल्टीप्लाई 2 के साथ तो ये 10a हो जाएगा और ये 20b और ये सारा आगे जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। अभी हमने फाइंड करना है ए और बी। ठीक है, हम कोएफिशिएंट बैलेंस करेंगे, कोएफिशिएंट बैलेंस करके हम जो सिंपल हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते रहे वो मेथड यूज़ करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 5a प्लस 10b इक्वल्स टू, इधर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16.9 से। अच्छा जी, अनिका को ऐड कर लिया। ठीक है जी, वो मैंने देखा था भी लेट। अच्छा, 10a प्लस 20b
इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा हमारे पास 33.8 हो जाएगा। और ये हमारी अब इक्वेशन नई बन गई है, 1 को हम ट्रांसफॉर्म करके ये 3 बन गई। अभी हम इस 3 और 2 से डील करेंगे। अगर हम अभी करें सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि कोफिशिएंट बैलेंस हो गए इसके भी और इसका भी, ये भी 10 10 ए हो गए हैं। सब्ट्रैक्टिंग 2 and 3, कोई सी भी, अब पहले हम 2 लिख लेते हैं। 10a प्लस 30b इक्वल्स टू 47.1। नेक्स्ट जो है वो 3 जो है वो 10a प्लस ये 20b इक्वल्स टू 33.8। तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से हमारे पास 10b आएगा और यहाँ से हमारे पास आएगा 13.3। तो b की वैल्यू यहाँ से हमारे पास, जब हम इसे रखें 10 से डिवाइड करेंगे 13.3 डिवाइड बाई 10, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.33। b की वैल्यू आ गई। इसी तरह से अब a की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अभी हम b हमारे पास आ गया 1.33। तो b की वैल्यू फाइंड, सॉरी a की वैल्यू फाइंड करते हैं हम। पुट पुट b इक्वल्स टू 1.33 इन 2 में पुट कर देते हैं। 2 हमारे पास है 10a प्लस 30 इंटू 1.33 इक्वल्स टू 47.1। 10a ऐसे ही रहा और यहाँ पे हमारे पास बन गया प्लस, इसे मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए 39.9 इक्वल्स टू 47.1। 10a इधर ही है और 39.9 को उधर ले जाएं दूसरी साइड पे, तो ये होगा 47.1 माइनस, यहाँ पे प्लस था उधर जाके माइनस 39.9 और 10a equals to, this will be 7.2 और a equals to 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके हम इसे डिवाइड कर देंगे। 7.2 से डिवाइड हो गया, तो ये वैल्यू a की हमारे पास आ गई 0.72। a और b की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अभी हमने जनरल इक्वेशन जो हमने बताई थी, हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या थी, y इक्वल्स टू ax a प्लस बी एक्स। हमारे पास सिंस जनरल इक्वेशन थी y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, इम्प्लाइज का वो क्या हो जाएगी, अब y इक्वल्स टू a की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, a की जगह आएगा 0.72 प्लस b की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें 1.33x। तो ये हमारी जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। the required
इक्वेशन या रिलेशन। जी हमने इसको सॉल्व कर लिया जी। सबसे पहले स्टेप में जनरल इक्वेशन लिखी y इक्वल टू ए प्लस पी एक्स। उसके बाद नॉर्मल इक्वेशन लिखी, नॉर्मल इक्वेशन में फिर जो वेरिएबल्स थे उनके जो वैल्यूज थी वो पुट की, ए और बी कॉन्स्टेंट्स बच गए, फिर उनको हमने सॉल्व किया आपस में बाय, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, हमने कोएफिशिएंट बैलेंस करके उसे सॉल्व किया। तो उससे हमने देखा पहले हमारे पास ए की वैल्यू निकली, सॉरी बी की वैल्यू निकली, बी के बाद हमने बी की वैल्यू फाइंड की 1.33, बी की वैल्यू दोबारा जिन दो इक्वेशंस को यूज़ करके हमने ए की वैल्यू फाइंड की थी